Another case, if source and observer both are moving with same speed in same direction, source and observer both moving with same speed in same direction, hence relative velocity would be 0. अब जरा देखिए इस केस में क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को f डैश इज इक्वल टू v प्लस मीडियम की वेलोसिटी 0 माइनस u अपॉन v प्लस मीडियम की वेलोसिटी 0 माइनस u इनटू f. F dash is equal to f. Apparent frequency would be equal to the actual frequency. Apparent frequency once again equal to actual frequency. मैं वह केस ड्रॉ कराता हूं. अभी तो हमने सारी स्पीड को एक लाइन में लेते हुए चले, उसी डायरेक्शन में लेते हुए चले जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रही है. अब हम वह देखेंगे जब यह स्पीड इस लाइन के अलोंग ना होकर किसी एंगल में हो तब क्या होगा. मैं पहले से ही कंक्लूजन बताऊं. विल टेक द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन. कैसे करेंगे मैं समझाता हूं. मैं इसे साफ कर दूंगा प्लीज, इसे नोट डाउन कर लीजिए. देखिए यह सोर्स और यह ऑब्जर्वर एंड दिस इज द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर. सोर्स के द्वारा जो एमिटेड साउंड है वह v स्पीड से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है. अब कोई सी भी स्पीड सोर्स की या ऑब्जर्वर की इस लाइन के अलोंग नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ सोर्स मूव इन दिस डायरेक्शन विथ स्पीड vs एंड इट्स एट एन एंगल ऑफ थीटा, या मैं इसको u कह देता हूं. u सोर्स मूव विथ स्पीड u अलोंग दिस डायरेक्शन विथ एट एन एंगल ऑफ थीटा. अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में. हम कहते हैं हम इस u का वह कंपोनेंट लेंगे जो कि अलोंग दिस लाइन जॉइन हो. u cos थीटा, इसे हम vs की जगह पर रखेंगे और बाकी सारा काम ऐसा कैसे करेंगे. मान लीजिए ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में u डैश स्पीड के साथ मूव कर रहा है एंड इट इज एट एन एंगल ऑफ फाइ विथ द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर. अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस u डैश का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन u डैश cos फाइ और इसे हम ले लेंगे स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर. सपोज मीडियम इज हैविंग स्पीड ऑफ u double dash in this direction at an angle alpha. This is the medium speed or the velocity of medium. स्पीड के बजाय मैं वेलोसिटी लिखता हूं इधर. मीडियम इज हैविंग u double dash. This is the velocity of medium.
तो अब इस मीडियम की वेलोसिटी हम कैसे अकाउंट करेंगे जरा समझिए। सबसे पहली बात तो इसका जो कंपोनेंट लेंगे कॉस कंपोनेंट अलोंग लाइन, और वो अपोजिट भी दिख रहा है जैसा मैंने दिखा रखा है, तो मैं कहूंगा u डबल डैश कॉस अल्फा, वो कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग होगा, और वो अपोजिट है इसलिए माइनस साइन, इसे हम वेलोसिटी ऑफ vm ले लेंगे। इस तरीके से हम कोई सी भी स्पीड यदि अलोंग द लाइन जॉइनिंग नहीं हो, तब किसी एंगल में हो, तब उस सिचुएशन में हम इस तरह से स्पीड का या वेलोसिटी का वह कंपोनेंट ले लेंगे जो कि लाइन जॉइनिंग के अलोंग हो, और आगे एक्सप्रेशन वही का वही रहेगा। जरा सोचिए, यदि सोर्स स्टेशनरी हो और ऑब्जर्वर सर्कुलर पाथ में u स्पीड से घूम रहा है, सोर्स स्टेशनरी और ऑब्जर्वर सर्कुलर पाथ में सोर्स के चारों तरफ घूम रहा है। अब इस केस में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सोर्स स्टेशनरी तो vs तो 0 हो गया, और u cos 90 दिस इज speed of observer along the line joining and this is equal to 0। इस केस में सोर्स भी रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट पर ही कहलाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स से न दूर जा रहा है न करीब आ रहा है, उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड द सोर्स और द अवे फ्रॉम सोर्स इज 0। इस केस में वंस अगेन apparent frequency is equal to the actual frequency। apparent frequency actual frequency सेम होगी, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क सुनाई नहीं देगा। इन सब चीजों को नोट डाउन कीजिए, आगे समझाता हूं। अगली सिचुएशन, इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूविंग टुवर्ड ईच अदर, ऑब्जर्वर बोथ मूविंग टुवर्ड ईच अदर। देखिए यह सोर्स और यह कुछ v1 वेलोसिटी से और ऑब्जर्वर कुछ v2 वेलोसिटी से, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ और ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ, सोर्स v1 वेलोसिटी से, ऑब्जर्वर v2 वेलोसिटी से। इस केस में अब हम क्या लिखेंगे? f डैश इक्वल टू v ऑब्जर्वर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो Vm तो 0 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, V प्लस V2, और सोर्स के लिए Vm इधर भी 0, माइनस V1 इनटू F। इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख देंगे। इफ source and observer both moving away from each other, if source and observer both moving away from each other, सोर्स यह है, सोर्स v1 वेलोसिटी से दूर जा रहा है, यह ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर v2 वेलोसिटी से दूर जा रहा है। तो हम कैसे करेंगे?
हम कहेंगे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश इज इक्वल टू, मीडियम को हमने रेस्ट पर मांग रखा है v, ऑब्जर्वर प्लस v2 वेलोसिटी से और सोर्स माइनस v1 वेलोसिटी से, तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनटू f. This would be the apparent frequency. Observe that here apparent frequency would be less than the actual frequency, while here apparent frequency would be greater than the actual frequency. बड़े ध्यान से इस बात को देखिए. ऑलमोस्ट सारे सिचुएशंस मैंने बताए हैं. सोर्स रेस्ट पर ऑब्जर्वर मूव करता हुआ, ऑब्जर्वर रेस्ट पर सोर्स मूव करता हुआ, अवे मूविंग अवे मूविंग टुवर्ड, दोनों मूव करते हुए, यह सारी सिचुएशन, दोनों एक साथ आगे चलते हुए, सर्कुलर मोशन, मीडियम की स्पीड, यह सारी इस एक्सप्रेशन में यदि हम इसको मेमोराइज कर दें तो हर केस को हम एनालाइज कर सकते हैं. हमने यह भी देख लिया कि यदि मूवमेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग नहीं हो, वह किसी एंगल के साथ में हो, तो किस तरह से उस वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया जाए और इसी एक्सप्रेशन को लगाया जाना चाहिए. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट. अब मैं कुछ छोटे 2-3 आर्टिकल और बताता हूं और साउंड वेव्स टॉपिक को फिनिश करता हूं. इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज. एक इंटरेस्टिंग बात इधर मैं और पॉइंट आउट कर रहा हूं डॉपलर्स इफेक्ट में. This effect, Doppler's effect, is asymmetric in nature. It's asymmetric effect. Now, what do you mean by this asymmetric effect? देखिए, यह सोर्स है और यह ऑब्जर्वर है. सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ u स्पीड से आगे बढ़ रहा है. दूसरी सिचुएशन, यह सोर्स है और यह ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ u स्पीड से बढ़ रहा है. अब इन दोनों ही केस में रिलेटिव स्पीड सोर्स और ऑब्जर्वर की u ही है. रिलेटिव स्पीड सोर्स और ऑब्जर्वर की u ही है, इधर भी और इधर भी. But there would be difference in the apparent frequency. Apparent frequency में डिफरेंस होगा. रिलेटिव स्पीड भले u है, इधर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ u से जा रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है. इधर सोर्स रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर u स्पीड से सोर्स की तरफ जा रहा है. दोनों सिचुएशन में रिलेटिव स्पीड भले ही सेम है, मगर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी. अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में फर्क होगा. कैसे? सबसे पहले इस एक्सप्रेशन के द्वारा मैं इधर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश लिखता हूं. अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश इन दिस सिचुएशन, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश इन दिस सिचुएशन वुड बी, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, मीडियम भी रेस्ट पर है, तो v अपॉन v माइनस u इंटू एफ. यह एफ डैश होगा. जबकि इधर एफ डैश क्या होगा? एफ डबल डैश लिखूंगा मैं इधर. एफ डबल डैश वुड बी इक्वल टू, इधर सोर्स रेस्ट पर है तो vs 0 हो जाएगा, vm 0, v प्लस u अपॉन v इंटू एफ. यह अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी. आप सबसे पहले एक बात देखें, f इज नॉट इक्वल टू f डैश. f डैश इज नॉट इक्वल टू f डबल डैश.
हेंस एसिमेट्रिक इन नेचर। अब इसमें से कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, किस सिचुएशन में डॉपलर इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एफ डैश माइनस एफ डबल डैश करता हूं, एफ डैश माइनस एफ डबल डैश, दिस इज वी अपॉन वी माइनस यू माइनस वी प्लस यू बाय वी होल इनटू एफ। एफ डैश माइनस एफ डबल डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन वी बाय वी माइनस यू इंटू एफ। एफ डैश माइनस एफ डबल डैश वी स्क्वायर, दिस वुड बिकम माइनस ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होल अपॉन v इंटू वी माइनस यू इंटू एफ। अब जरा देखिए, एफ डैश माइनस एफ डबल डैश, यह वी स्क्वायर कैंसिल्ड, माइनस माइनस प्लस, प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी माइनस यू इंटू एफ। अब आप एक बात देखिए, यू स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होएगा, फ्रीक्वेंसी एफ, वी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी माइनस यू जो साउंड के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है वो हमेशा कम स्पीड के साथ में होती है। हम कहते हैं u इज जनरली very small as compared to the speed of sound v, so v minus u is also positive। तो RHS में पूरी तरह से सब कुछ पॉजिटिव है, मींस f dash minus f double dash is a positive value, means f dash is greater than f double dash। सोर्स यदि मूव करने लगेगा तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वह ज्यादा सुनाई देगी एज कंपेयर टू व्हेन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स मूविंग। The movement of source have more effect or dominating effect over the movement of observer. What I wish to conclude is movement of source have dominating effect over the movement of observer. I wish to conclude this. सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मगर सोर्स के मूव करने से फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा बढ़ेगी, कुछ ज्यादा बढ़ी हुई सुनाई देगी। जबकि ऑब्जर्वर जब सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ी हुई सुनाई देगी, मगर उतनी नहीं जितनी इस केस में। इन दोनों केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई दे रही है, मगर सोर्स के मूवमेंट से डॉपलर इफेक्ट कुछ ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। इस बात को समझें, डॉपलर इफेक्ट एसिमेट्रिक होता है। दोनों केस में रिलेटिव स्पीड u ही है, दोनों केस में रिलेटिव स्पीड सेम है, मगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी दोनों केस में सेम नहीं होगी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन है वह डोमिनेटिंग दिखेगा जब सोर्स मूव करता है तब। इस बात को समझें। In fact, that's all. That's finish of the Doppler effect. Doppler effect के मैंने सारे कंसेप्ट समझा दिए। अब मैं कुछ और कंसेप्ट समझाता हूं। मैंने बीट्स का जो कंसेप्ट मेरे पिछले लेक्चर में समझाया था, उसी से रिलेटेड एक दो छोटे छोटे पॉइंट और बताता हूं कि कैसे कब बीट्स सुनाई देती है और बीट्स सुनने के क्या तरीके हो सकते हैं।
और फिर 2-3 आर्टिकल छोटे छोटे और, इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं पूरा बोर्ड साफ कर दूंगा। अगला कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं समझा देता हूं। यह जो बीट्स पर प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करते समय यह कंसेप्ट अप्लाई होगा। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ फाइलिंग एंड वैक्सिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। फाइलिंग एंड वैक्सिंग ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क। देखिए, कोई ट्यूनिंग फॉर्क है एंड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज एफ। अ ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ। कोई ट्यूनिंग फॉर्क है, उसको रबर पैड से हम बीट करते हैं तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी एफ है। अब यदि हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल कर दें, फाइलिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइलिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क? जैसे हम उसको फाइल से घिस दें, ट्यूनिंग फॉर्क के किसी भी हिस्से को हम फाइल से घिस दें। अब फाइल से घिसने पर क्या होता है? फाइल से घिसने पर ट्यूनिंग फॉर्क का वजन कम होएगा, उसमें से कुछ मैटर ट्यूनिंग फॉर्क से डिटैच हो जाएगा। फाइलिंग this tuning fork would decrease its mass। ट्यूनिंग फॉर्क है, इस तरह का ट्यूनिंग फॉर्क है, यह ट्यूनिंग फॉर्क है, कुछ इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और इसे हम फाइल कर देते हैं। फाइल कर देना मतलब वो जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे आप जब घिसते हो तो चीज जो है उसमें से मास गिरता जाता है, गिरते छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरते जाते हैं और इस तरह से उसका मास कम होते जाएगा। एंड हेंस डिक्रीजेस मास पर यूनिट लेंथ एंड हेंस डिक्रीज इन mass per unit length, mass per unit length, that is mu। मास कम हुआ, मास पर यूनिट लेंथ कम हुआ और मास पर यूनिट लेंथ कम हो जाने से hence increase in frequency and hence increase इन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब उसकी जो नई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, पहले नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ थी, अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ डैश होगी। फाइलिंग से एफ डैश बढ़ जाएगा। किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क को यदि आप फाइल कर देंगे तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है क्योंकि उसका मास पर यूनिट लेंथ कम हो जाता है। वाइल waxing this tuning fork, इसका मतलब क्या है? It means putting some wax on it, that is putting some wax, putting some wax on it। मोमबत्ती ली, मोमबत्ती को जलाया और मोमबत्ती जलाने से जो वैक्स पिघलने लगती है, मेल्ट होने लगती है, उस मेल्ट होती हुई वैक्स की एक बूंद, एक ड्रॉप हमने ट्यूनिंग फॉर्क पर गिरा दी और उसे गिराकर वो वहां पर सॉलिडिफाई हो गई, वहां पर जम गई। इस तरीके से हमने ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर वैक्स रख दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ? इट इंक्रीजेस द मास ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। दिस increases its mass। इससे इधर ट्यूनिंग फॉर्क का मास कम हो रहा था
और वैक्स ऐड कर देने से इसका मास बढ़ गया एंड हेंस increases mass per unit length, increases mass per unit length, म्यू, इससे म्यू बढ़ गया एंड hence decrease its frequency, decrease its frequency। ऐसा करने से अब इसकी फ्रीक्वेंसी एफ डबल डैश जो होगी वह कम हो जाएगी एफ से। इस तरह से ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर वैक्स लगा देने से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उसको फाइल कर देने से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यह कंसेप्ट काम आएगा आपको बीट्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए। जैसे दो ट्यूनिंग फॉर्क, उनमें कुछ बीट्स आप सुनेंगे, उसके बाद या तो उसको वैक्सिंग करेंगे या फाइलिंग करेंगे, उससे उनकी घटती बढ़ती फ्रीक्वेंसी को देखेंगे और फिर बीट्स कितनी सुनाई दे रही है उस आधार पर व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम आपको यह आर्टिकल काफी अधिक काम आएगा। अब दैट्स ऑलमोस्ट फिनिश ऑफ द टॉपिक साउंड वेव्स। अब आप जितना तेजी से अधिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं कर डालिए। मैं 2-4 दिन का समय दे देता हूं, इन 2-4 दिन में आप स्टडी पैकेज को सॉल्व कीजिए। मैं नेक्स्ट संडे से ही इनफैक्ट डाउट्स डिस्कस करना चालू करूंगा। जो स्टडी पैकेज मैंने ऑलरेडी दे रखा है वेव्स का, वही स्टडी पैकेज में डिस्कस कराऊंगा। जितने डाउट्स हैं वह डिस्कस कराते जाऊंगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन द क्लास। उससे जितनी भी थ्योरी हमने समझी है उसका कंसेप्ट भी क्लियर होएगा और इलस्ट्रेशंस भी हो जाएंगे। दैट्स फिनिश ऑफ दिस चैप्टर साउंड वेव्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम्स एज यू कैन। बी प्रिपेयर्ड फॉर डाउट डिस्कशन सेशन। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।